हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। कल 20 फेब को हम सब ने AWS का एग्ज़ाम दिया है। कुछ ने 19 को दिया था, 19-20 को एग्ज़ाम था। PRD, TGT, PGT अपने अपने सब्जेक्ट्स के हमने एग्ज़ाम दिए हैं और कल से आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। अब कुछ कुछ महीनों के अंतर पे आपको अलग अलग सेंट्रल के एग्ज़ाम्स मिलने वाले हैं। जैसे KVS आने वाला है, वहीं DSSB भी होने वाला है, NVS और कस्तूरबा गांधी तो चलता ही रहता है, और GIC के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब हमने इस एग्ज़ाम से क्या क्या सीखा, इस पे बात करना, इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से टॉपिक हैं जो हमसे रह गए, जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए था और जिन पे अब हमें आगे ध्यान देना है कि इस पे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। NCERT बेस्ड ये पेपर था, तो इससे देखिए सभी सेंट्रल एग्जाम्स में NCERT बेस्ड रहता है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ यहाँ काम करना है। प्लस एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, ये जानने में। और अब हमें क्या क्या जो है ध्यान देना चाहिए। हमें लग रहा था कि वो क्वेश्चन हमने सही किया है, पर अब हमारा कुछ कुछ गलत रह गया, तो उस सब को देखेंगे विस्तार में। चलिए, सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, वो है सीनियर CEO का। देखिए, रिसेंटली बहुत से ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर इंडियन ओरिजिन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं। इंडिया में भी कुछ कुछ ऐसे मेन जो सिलेक्शन होते हैं उन पे हमें अब ध्यान देना है। फर्स्ट चीज़ तो हमें यहाँ से ये मिलती है, जैसे कि सीनियर ब्यूरोक्रेट रितेश चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Joint Secretary Agriculture under the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Chauhan will have a combined tenure of 7 years up to September. तो ये नया जो है अपॉइंटमेंट था, इसलिए ऐसे ही हमें सारे अपॉइंटमेंट्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट है गुड समर। तो ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव है और न्यू इनिशिएटिव है, तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स होंगे हमें इस पे ध्यान रखना होगा। इसका जो है करंट अफेयर में नोट्स बनाने होंगे। तो गुड समर्थन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से इनिशिएटिव है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो या तो ये पूछा जाता है कि गुड समर्थन क्या है, क्या स्कीम है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो द गुड समर्थन लॉ अलाउ अ पर्सन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट और रिवॉर्ड एंड विदाउट एनी ड्यूटी ऑफ केयर और स्पेशल रिलेशन वॉलंटरी कम फॉरवर्ड। तो जैसे एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर कोई सामने से आता है उससे जैसे कि ये जो स्कीम है इसके अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कैश प्राइज ऑफ 5,000 पर एक्सीडेंट to those who saves life in road accident by taking them to hospital within a golden hour। तो मतलब टाइम से आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसी और आपने किसी की जान बचाई है, तो आपको इसके लिए प्राइज मिल सकता है। हमने एक जो है वो करंट अफेयर्स में एक टॉपिक था अबाउट आर नेबर्स। तो नेक्स्ट जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी इकोनॉमी ग्रू एट 6.94% इन 2020-21 फिजिकल ईयर, जुलाई 2020 से जून 2021 तक का, विद द इम्प्रूवमेंट इन बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिस्पाइट द कोविड-19। तो उसमें साफ साफ फिजिकल ईयर भी दिया हुआ था। फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, और 2021 में 16.94% जो है वो बांग्लादेश इकोनॉमी की ग्रोथ है। तो इससे देखिए, आप एग्ज़ाम देकर आए और फिर एग्ज़ाम को भूल गए तो उससे कोई लाभ नहीं है। आपने तैयारी करी, फिर आप एग्ज़ाम दे के आए और फिर उसके बाद आपने वो एग्ज़ाम बिल्कुल हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तैयारी करी, हमने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना, हमने कितना सही किया और क्या हमारी कमियां रह गई, आगे हमें क्या करना है, इस सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो कमियां हम दूर कर पाएँ। लीना नायर, CEO ऑफ शनेल एक कंपनी है, उसकी CEO बनी है लीना नायर।
और लीना नायर एक इज़ अ ब्रिटिश इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एंड यंगेस्ट एवर ग्लोबल सीईओ ऑफ Chanel. Nair previously served as the Chief Human Resource Officer of Unilever and member of the Unilever लीडरशिप एग्जीक्यूटिव. तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था लीना नायर का नाम, क्योंकि ये एक ब्रिटिश इंडियन है, इंडियन ओरिजिन से हैं और यंगेस्ट एवर ग्लोबल सीईओ ऑफ Chanel है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी डे पे मैंने देखिए पूरा एक वीडियो थी जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट आर्मी से रिलेटेड करंट अफेयर करवाए थे, उसमें आर्मी डे कवर किया था. इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी फ्लैग डिस्प्लेड इन जैसलमेर, कि आर्मी डे 2020 में कहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट खादी फ्लैग डिस्प्ले किया गया था. दिस इज द 5th पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग. The MSME ministry said in a statement, Monumental National Flag, the world's largest national flag made from khadi, was on Saturday displayed along the India-Pakistan border in Rajasthan, Longwala, on the occasion of 74th Army Day. कहाँ पर? जैसलमेर. ढाका, अगस्त 9, शिन्हुआ, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट, ये वहाँ का ढाका से बात वो है जो कि स्टेटमेंट है. द बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस, तो अगर आपको अब क्वेश्चन याद आ गया होगा कुछ कुछ वैसे, हैज़ अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू गैस फील्ड इन द कंट्री रीजन सम 240 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैपिटल ढाका. द न्यू गैस फील्ड हैज़ पॉसिबल रिजर्व ऑफ 62 BCF ऑफ गैस वर्थ अराउंड 12.76 बिलियन टकास, वहाँ पर टका चलता है, अबाउट 148 मिलियन $. तो कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए इस तरह से आते हैं कि बांग्लादेश में कौन सा न्यू रिसोर्स डिस्कवर्ड हुआ है. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. अब देखिए सेंट्रल की ओर से जो भी नई नई योजनाएं लॉन्च होती हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, हमें इस पर ही काम करना होगा. जैसे कि पंजाब में मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना की घोषणा की है. मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, इसके लिए ये भी एक डिफरेंट और न्यू इनिशिएटिव है, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है. हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मेरा घर मेरा नाम योजना. इस आर्टिकल में हम के माध्यम से हम कल के एग्जाम से कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड माई पोर्ट ऐप करके. क्वेश्चन इस पे ऐसे बेस्ड आता है कि वो कौन सा ऐप है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और वो सारे पोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहा है. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? एक माई पोर्ट ऐप है, ऐप का नाम है माई पोर्ट ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस. ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो वो पूरा हम जानते हैं ताकि आगे भी हमें हेल्प मिले. The central government has launched My Port app in Kolkata for digital monitoring of port operation. देखिए ये सी पोर्ट्स के ऊपर का ऐप है, तो ये ऐसे ही किसी सिटी में इनॉर्गेट हुआ होगा जो कि पोर्ट हो, जहाँ पर एक बड़ा पोर्ट हो जहाँ से हमारा सी रूट थ्रू ट्रेड होता हो. तो वहाँ पर जब हम ऑप्शंस लगाते हैं तो थोड़ी बहुत ये क्लेवर टेक यूज़ की जा सकती है कि ऐसे अगर कोई ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस हटाए जा सकते हैं इस बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें भी ट्रिक हमें सोचनी चाहिए. It has been launched for promoting transparency and to provide port related information. The app has been launched for those porters यूज़र हु वॉन्ट टू यूज़ वेरियस पोर्ट सर्विस. तो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो सिर्फ एक ही पोर्ट से अपना ट्रेड नहीं करता, अपने उसके पूरी कंट्री में अलग अलग वर्कशॉप है, वो अलग अलग पोर्ट्स यूज़ करता है, तो वहाँ पर उसे ये ऐप बहुत ज़्यादा काम में आएगा. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, अच्छा क्वेश्चन था ये भी. इन क्रिकेट तमिलनाडु हैज़ लिफ्टेड द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डिफीटिंग कर्नाटक. सो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि
2021 में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, तो वो उसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। किसको हरा के जीती, कर्नाटक, आफ्टर चेजिंग 152 रन। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रीसेंट ट्रॉफीज हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स में, जैसे खेलो इंडिया स्पोर्ट है, तो ऐसे ही जो इंटर कंट्री जो काम इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं उनकी ट्रॉफीज हैं, तो उन सब पे ध्यान हमें देना है। ये नहीं कि सिर्फ रणजी ट्रॉफी पे ही ध्यान दिया, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। अभी तक हम करंट अफेयर्स थे, और अभी भी मैं बता रही हूँ करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी बहुत से ऐसे करंट अफेयर्स है, प्लस रीजनिंग। ऐसी मेरा तो एक क्वेश्चन जो है आया था सिटिंग अरेंजमेंट पे। आप लोगों को कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, पर वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था। उसको करने के बाद एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था और शॉर्ट डिस्टेंस पूछा गया था। ओ गॉड, उसमें तो मेरा मैं ये कहती हूँ सबसे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, पर जब एंड के जो 5 मिनट 10 मिनट थे वो मैंने उस पर लगाए हैं, और उसके बाद भी मुझे डाउट है कि मेरा सही गया है कि नहीं गया है, क्योंकि वो आधे पेज पर वो एक ही क्वेश्चन था, इतना कंफ्यूज किया गया। तो रीजनिंग कम आई थी पर बहुत अच्छी आई थी, और मज़ा आया उन क्वेश्चंस को करने में, ऐसी रीजनिंग आई थी। प्लस मैंने देखा था कि सेंटर पे जो हमारा रूम था उसमें से काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम से पहले चले गए थे। तो मैं उन लोगों, आपने ऐसा किया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कितने पहले सबमिट किया एग्ज़ाम? 25 मिनट्स पहले तक आप सबमिट कर सकते थे, ऐसे हमारा इन्विजिलेटर ने बोला था हमसे। तो आपके यहाँ कैसा रहा, और आपने जब एग्ज़ाम फ्रॉम होम दिया उसमें क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन था या नहीं था? और आपने क्या किया रीजनिंग में, आपको कितना टाइम लगा? देखिए मैंने तो क्या किया था कि उसमें एक ऑप्शन था कि मार्क फॉर रिव्यू, तो मैंने वैसे करके क्वेश्चन रख लिए थे। मैं तो अपना पूरा टाइम लिया, और जो एंड का टाइम था बेसिकली, अब मैं आपको बताऊं तो जो 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के उन पर मेरा थोड़ा डाउट था, मैंने उनको एंड के लिए रख लिया, और फिर मुझे लकीली टाइम भी मिला। तो मैंने काफ़ी टाइम लेके उनको सॉल्व किया। एंड जब वो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना कि वो दिमाग में अटक जाता है कि यार ये क्वेश्चन करना तो आता है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो फिर एंड में जब वो क्वेश्चन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, भले ही हमारा सिलेक्शन हो ना हो, हमने कोई एक जंग जीत ली। प्लस यहाँ पर मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने उन क्वेश्चंस को दिया, वरना मैं ऐसी अपनी जो फीलिंग्स होते हैं वो तो थोड़ा दबा लेती हूँ कि हाँ एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल के करेंगे, ये सब अभी नहीं करेंगे। एजुकेशनल जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं आए थे, और जो आए थे वो भी ऐसे आए थे जैसे कि मैंने एनईपी करवाया था आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और लकीली मैंने जब वो करवाया था ना तो दूसरे पेज पे ये बात मैंने बोलती थी कि इसमें से लैंग्वेज पॉलिसी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि लैंग्वेज पे जो है विवाद भी बहुत हुआ था, डिस्प्यूट भी बहुत हुआ था, तो उस पे क्वेश्चन आया। सो मुझे लगा कि चलो, अगर आपने से में से किसी ने भी इस बात को मान ली होगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मेटाफिजिक्स फिलोसफी से क्वेश्चन आया था, तो हमें अब फिलोसफी छोड़नी नहीं है। जनरली बीएड के एग्ज़ाम, बीएड का जो सिलेबस है उसमें फ़िलोसफी दी हुई है, और हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि थ्योरीज और प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट इस सब पे ध्यान देते हैं, फ़िलोसफी पे नहीं देते हैं। तो यहाँ से हमें अब फ़िलोसफी पे भी एक एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मेटाफिजिक्स एक अलग अच्छा टॉपिक है। द एरिया ऑफ फिलोसफी डेट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ एंड नॉलेज। दर्शन शास्त्र की शाखा जिसमें अस्तित्व की बात हो रही है, सत्य और ज्ञान का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं तत्व मीमांसा। Metaphysics is a branch of philosophy that study the fundamental nature of reality, the first principle of being, identity and change, space and time, causality, necessity and possibility। तो तत्व मीमांसा इसको हिंदी में बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सी ब्रांच हैं फिलोसफी की, एटलीस्ट उसका आप देखिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, और
अगर आप अच्छे नोट्स बनाने हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं कि आप फिलोसफी की सारी ब्रांच लिख लीजिए और एटलीस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, तो कभी भी जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा डीप से नहीं आता है। पर अगर आपने इतना कर रखा होगा तो कभी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन टकराता है तो आप तुरंत सही कर लेंगे। एक और बात, अगर आप बिल्कुल एग्जाम से एक एक महीने पहले पढ़ाई करते हैं तो बहुत हाथ पैर फूल जाते हैं। पर अगर आप कम से कम 6-7 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, और उन चीज़ों को जो आप कर रहे हैं उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, तब एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होता है। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि कल के एग्ज़ाम में देखिए सिलेबस में भी था कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस और एप्लीकेशन क्वेश्चंस, ये अलग से सेक्शन डिवाइड करके उन्होंने दिया हुआ था। तो वही हमें पता था कि ऐसा होने वाला है और ऐसा ही हुआ। तो एग्ज़ाम्स में जैसे टॉपिक हैं उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस थे। जैसे कि क्लासरूम टीचिंग नहीं पूछा गया था, पूछा गया था द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी, क्या है। और ऐसे चार ऑप्शंस थे और काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे। जैसे कि जो हमारा मेन एम है क्लासरूम टीचिंग का, विच शुड बी टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, टू ट्रेन लर्नर्स फॉर सम वोकेशन, टू प्रिपेयर देम फॉर हायर क्लासेस, टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो अगर जो भी इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन हो आपको वो टिक लगाना था। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये नहीं कि हम जनरली ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर कुछ अलग सी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, जैसे डिसेबिलिटी के लिए बहुत रीसेंट पॉलिसी होगी 2006 तो, और एनईपी अभी 19-20 की है, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कब आई थी, ऐसा क्वेश्चन था। तो कब आई थी अब आप देख सकते हैं 2006 में। द नेशनल पॉलिसी, अब ये क्या है देखिए, क्वेश्चन को बस देख लिया और छोड़ दिया उससे हेल्प नहीं मिलती। अभी हमें पूरा जो क्वेश्चन एटलीस्ट हमने पेपर दिया तो उसको एटलीस्ट हम उससे कुछ तो सीखें, कुछ तो फिल्टर करके हमें टॉपिक्स मिले। जैसे कि नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, हम उन्हें भी एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं फॉर द कंट्री एंड सीक टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हम उन्हें वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स मान रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, और प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, तो उनके जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ये है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन ओडीएल, ओडीएल वहाँ पर देखिए हमने आईटी उसमें था ऑप्शन, जब सिलेबस था तो उसमें आईटी था, और उसमें मैंने आपको ऐप करवाए थे नए नए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से टू बूस्ट द एजुकेशन, और स्पेशली कोविड में तो उनके ऊपर ध्यान दिया था। साथ ही ये कहा था कि फुल फॉर्म भी आ रही हैं। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन ऐसा घुमा के आया, मुझे अच्छा लगा था, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था घुमा के कि ओडीएल की एपेक्स बॉडी क्या है। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें ये एक के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ओडीएल की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उसे कौन गवर्न करता है और उसमें रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है। जैसे कि ओडीएल, innovation in open and distance learning system is a concept which dates back to the early 2000s, तो 2000 से हम ले रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द ओडीएल सिस्टम। क्या है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, क्यों? क्योंकि इनोवेशन इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है इसका फुल फॉर्म। सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन, कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ओडीएल सिस्टम। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन, हो सकता है नेक्स्ट आपका एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर बेस्ड है, तो दिल्ली में। दिस काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो किसके अंडर ये बनाया गया है ये भी आपने देख लिया। एपीआई फुल फॉर्म का 2-3 फुल फॉर्म आई थी पर बहुत अच्छी फुल फॉर्म्स आई थी, जैसे कि एपीआई। अब एपीआई क्या है? एक्रोनिम फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई जो हमने देखा अभी क्या है, एप्लीकेशन फॉर प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच इज़ अ सॉफ्टवेयर
intermediary that allow two application to talk to each other. Each time you use an app like Facebook, send an instant message or check the weather on your phone, you are using an API. तो आपने देखा होगा कि जैसे हम ये बात बोलते भी बहुत है कि हमने अमेज़ोन पे कोई एक चीज़ सर्च करी, आपको यूट्यूब पे, आपको फेसबुक पे, आपको इंस्टाग्राम पे उसी के ऐड आने लगेंगे। तो ये क्या है, ये किसके थ्रू हो रहा है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस की तरह थ्रू हो रहा है, API के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू NEP 2020, बट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। ये NEP 2020 का है। टू लर्न 3 लैंग्वेज विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन्स एंड स्टूडेंट्स themselves एज लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 और 3 लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया। तो ये है एजुकेशन पॉलिसी किसकी, NEP की। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर पे क्वेश्चन आना बड़ी बात है, और उसमें भी आप इसके बारे में पहले जान लीजिए फिर वो कैसा क्वेश्चन आया था, और वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जब भी एनालॉग पे आता है। एनालॉग कंप्यूटर बहुत ही प्रिमिटिव कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर होता है, और ये डिजिटल कंप्यूटर लैपटॉप जो हम यूज़ ही करते हैं। व्हाट इज़ एन एनालॉग कंप्यूटर, उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का आर प्लेनोमीटर्स, नैनोग्राम्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैकेनिकल इंटीग्रेटर्स, स्लाइड रूल्स, टाइड पूल प्रेडेटर्स, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर्स दैट सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अब आपको इसको यूज पता चल गया, इसके एग्जाम्पल्स पता चल गए, क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा फ्रेम था, और ये क्वेश्चन ना बहुत ही जनरल क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर पे। और आप जब ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपने सही किया कितना नहीं किया। इन एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, कुछ ऑप्शंस ऐसे थे, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, नाउ आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ये ऑप्शन जिसने लगाया है पूरे मार्क्स मिलेंगे।